अरे क्या हुआ दीदी, मेरे मोबाइल पर बहुत सारा आपका कॉल आया है। अरे भाभी तो मैं क्या करूं, कल से कॉल कर रही हूं लेकिन आप उठा नहीं रहे, पता नहीं कितना बिजी रहते हैं। अरे दीदी माफ कीजिएगा, वो ना मेरा पोता मोबाइल को ना सोफा के बीच में फंसा कर रख दिया था। अभी बहू ढूंढ कर दी है तो मैं आपके पास फोन लगाई हूँ। वैसे तो भाभी आपको तो मेरी चिंता रहती नहीं है, मैं कैसे हूँ ससुराल में कैसे नहीं हूँ। अरे दीदी गलती हो गई ना, वो थोड़ा मैं मायके चली गई थी ना, 10-15 दिन बाद आई हूँ, तो अभी तो मैं आपके पास फोन लगाने के लिए सोच ही रही थी। देखिए आपका फोन आ गया। हाँ भाभी आप ना तरह तरह का बहाना तो करेंगी ही। भाभी मैं आपको अपनी माँ समझती हूँ, इसलिए इतना हक जता करके इतना आपसे लड़ भी जाती हूँ, झगड़ भी जाती हूँ और बोलती भी हूँ। आपसे मेरी जब बात नहीं होती है ना तो मुझे ना बहुत अजीब सा फील होता है, इसलिए आपका आशा देखते देखते आज मैं फोन कर रही हूँ। अरे दीदी माफ कर दीजिए ना, गलती हो गई, आगे से मैं आपके पास बराबर फोन करते रहूंगी। हाँ ठीक है भाभी, यही मैं सोचती भी हूँ। ठीक है दीदी, घर में सब ठीक है ना? हाँ भाभी आप जानते हैं कि आपके नंदोई जी कैसे हैं, हमेशा तो मेरे ऊपर गुस्साते रहते हैं, पर क्या करूँ, भैया ने मेरी जहाँ शादी करवाई है वहाँ तो चुपचाप से रहना है ना, पति को हो चाहे बेटा को हो, सबकी तकलीफें झेल झेल कर। अरे दीदी थोड़ा उतना ना कम बोला कीजिए, थोड़ा बेटा बड़ा हो गया है ना, तो थोड़ा क्या मैं बोलूं, उतना बड़े बच्चे को बोलना नहीं चाहिए। आप थोड़ा बोलती हैं तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। हाँ भाभी आप मुझे ही सुना लीजिए, सुना लीजिए। अरे नहीं दीदी, मेरी बातों को ना गलत मतलब मत निकालिए। माँ अरे एक मिनट बेटा, बाद में बात करती हूँ दीदी। अच्छा ठीक है भाभी, बात कीजिएगा। हाँ हाँ दीदी। अरे क्या हुआ बेटा? माँ आज आप लोग को ना बाहर खाने जाना है, तुम आज जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। अरे क्यों बेटा, इतना खुश दिख रहा है तुम, और हम लोग को बाहर ले जा रहा है खाने के लिए? अरे माँ मेरी बात ही ऐसी है, मेरा ना प्रमोशन हुआ है तो जल्दी जल्दी तैयार हो। अभी मैं जाकर के पूनम को बोल देता हूँ, तब तक तू जल्दी तैयार हो। ठीक है बेटा, मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है, मेरे बेटा का प्रमोशन हुआ है। एक माँ चाहती क्या है कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, और मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, इसे तो देख करके मैं और भी खुश हो जाती हूँ। चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ, नहीं तो आकर के मुझे फिर से सुनाएगा। माँ जी, हाँ बहू। बुआ जी का फोन आ रहा था, आपने उठाया नहीं क्या? अरे बहू मैं तो भूल ही गई, देखो ना फोन बेडरूम में रख करके, और मैं भी ना अभी बाहर जा रही थी। बहुत ठीक तूने याद दिला दी, अगर मैं फोन अभी नहीं करूंगी ना दोबारा तो मेरी ननद तो मेरे ऊपर ही गुस्सा होने लगेगी। माँ जी जाकर के जल्दी बातें कर लीजिए, नहीं तो फिर से बुआ जी भड़केंगी आप पर। ठीक बोलिए बहू। तो माँ जी भी ना मोबाइल अपने पास रखेंगी नहीं, कभी बेडरूम में कभी सोफा पर रख करके भूल जाएंगे। कैसे दीदी, ठीक है ना? भाभी अरे दीदी आप कैसे बातें कर रहे हैं, जरा साफ साफ बताइए जरा, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? मेरा तो जी घबराने लगा दीदी। भाभी आपको पता है ना कि मेरे बाबूजी ने बिना जांच पड़ताल किए मेरा हाथ तो ये श्याम जी के हाथ में पकड़ा दिया। भैया तो बड़े थे ना भाभी, और चाहते तो कुछ कर सकते थे, लेकिन भैया ने भी शादी से पहले श्याम जी के घर परिवार संपत्ति को देखा नहीं, उन्होंने कोई जानकारी नहीं निकाली। भैया को तो ये सब करना चाहिए था ना भाभी, खूंटे से बंधी गाय को इस खूंटे से खोलकर दूसरे खूंटे पर बांध दिया बाबूजी ने। आप लोग तो अपने जीवन में व्यस्त हो गए भाभी, कभी जानने की कोशिश नहीं की कि आप लोग की ये छोटी घर की प्यारी लाडली बेटी कैसे है, कौन सी स्थिति में है, खुश भी है अपने ससुराल में या नहीं। मेरी शादी भी तो पापा और भैया ने इतने दूर कर दी कि मैं वहाँ से चाह करके भी अपने मायके नहीं आ सकती थी। दूर रहने के कारण ही मेरे घर पे न भैया आते थे जल्दी, अब तो भतीजा भी हो गया, भतीजा भी नहीं आता है। मेरे पति ने तो कभी भी मुझे इज्जत और सम्मान नहीं दिए आज तक, लेकिन फिर भी ससुराल में मायके की इज्जत बनी रहे, इसलिए चुपचाप से चादर ओढ़ करके इतने साल बिता दिए, और कभी भी आप लोगों को कुछ बताया नहीं, मुंह को अपना सिल लिया। फिर मन में एक आस भी थी कि मेरा पति तो मेरा सम्मान कभी नहीं किया, लेकिन मेरा बच्चा तो है ना, मेरा बेटा बड़ा होकर के अपनी माँ का त्याग और सहनशीलता तो समझ पाएगा ना। लेकिन भाभी आज मैं हार गई, जिस बेटे के कारण जीवन भर अपने पति की याद ना आए, आज तो वो बेटा भी अपने बाप की तरफ हो गया भाभी। उसके अंदर तो मेरा एक भी गुण नहीं रहा भाभी, वो तो अपना बाप का छाया निकला भाभी, ये कहिए कि बाप से दुगना ही निकला। दोनों बाप बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है भाभी, और क्या बोलते हैं कि मैंने इस घर के लिए किया ही क्या है। भाभी मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, तो उन्हें अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। इस घर को बनाने में मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, आज उसी घर से मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया दोनों ने। मेरे पास तो अब जीने की कोई वजह भी नहीं बची भाभी, न मेरा खाने का ठिकाना है न सर पर छत है। आज आखिरी बार आपसे बात कर रही हूँ भाभी, पता नहीं आज के बाद किसी की आवाज में सुन पाऊंगी या नहीं। दीदी आपको मेरी कसम है, आप ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करेंगे, और आखिरकार क्यों आपको अपने ससुराल में जिंदगी खराब करने की जरूरत थी? अरे दीदी एक बार तो मेरे से कहकर देखती ना, ये अपने भैया से बोलती या अपने भतीजा से बोलती। मानते हैं दीदी ये हमारी गलती है, हमने भी जानने की कभी कोशिश नहीं की आप कैसी हैं, किस हालत में हैं, लेकिन दीदी आपने ऐसा क्यों सोच लिया? आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं नंदोई जी से और आपका बेटा से बात करती हूँ, हमारे रहते आपके साथ इतना बुरा बर्ताव कोई नहीं कर सकता। नहीं नहीं भाभी, अब वो आकर के मेरे पैर भी पकड़ लेना तो मुझे उस घर में जाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं अब उन दोनों को चेहरा भी नहीं देखना चाहती, मैं नहीं चाहती हूँ भाभी कि आप दोनों से कुछ भी कहे। अरे दीदी भाभी अब समझिए ना, जिस बेटा को अपनी माँ का लिहाज नहीं है वो आपकी क्या लिहाज करेगा। आप उससे कुछ मत कहिएगा भाभी, अभी तो बस सिर्फ आप जानती हैं, फिर कल तो सारी दुनिया जान जाएगी, और उसके बाद हमारा बहुत मजाक बनाएगी। अच्छा ठीक है, मैं आपका बेटा से कुछ बात नहीं करने वाली हूँ, फिर भी दीदी आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी, वादा कीजिए
आप मना नहीं करेंगे? बोलिए ना भाभी, क्या बात है बताइए, मैं मना नहीं करूंगी। दीदी आपको यहाँ हमारे साथ आकर के रहना होगा। मैं भाभी? अरे तो क्या हुआ दीदी, आपका भी मायका सही सलामत है। हमारे रहते आपको ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। आप अभी के अभी बस पर बैठ करके अपना मायके आ जाइए। अब मुझे कुछ और नहीं सुनना है। अच्छा ठीक है भाभी, आप इतना कह रही हैं तो मैं आ जाती हूँ। भाभी अगर आप नहीं होती ना तो मैं किसी नदी नाले में जाकर कूद जाती। मेरा तो मन भर गया भाभी इस दुनिया से, अपने परिवार से। खबरदार दीदी कि आज के बाद ऐसी बात अपने मुंह से निकाली तो या इसके बारे में कुछ सोची तो खाओ। देखो तुम्हारी बुआ जी आए हैं। नमस्ते बुआ जी, बैठिए ना बुआ जी, खड़ी क्यों है? माँ जी आप भी बुआ जी के पास बैठिए, लगता है बुआ जी अंदर से बहुत टूट चुकी हैं। हाँ बहू, पता नहीं इनके परिवार वाले कैसे हैं जो इन्हें इस तरीके से कर दिए। पता नहीं, मैंने कभी सोची थी बहू कि मेरा नंदोई ऐसा निकलेगा। जाओ बहू अपनी बुआ जी के लिए उनका पसंद का नाश्ता खाना सब बना देना। जी माँ जी। दीदी बस कीजिए, हम मत रोइए। अब अपना मायके में है, यहाँ कुछ चीज की दिक्कत नहीं होगी। हाँ भाभी, यही सोच करके तो मैं अपनी मायके भागी भागी आ गई, और वो भी आपके कहने पर। वैसे भाभी आपका बेटा तो बहुत ही आज्ञाकारी है, आते के साथ ही दरवाजे पर मिल गया, मेरा बैग उठा उठा करके जल्दी जल्दी मेरे रूम में ले जाकर रख दिया। सचमुच में भाभी आपके बच्चे के तो देख करके ही संस्कार झलकता है। अरे दीदी उसकी टेंशन मत लीजिए, मुझे तो बस आपकी टेंशन है कि आपको इस तरीके से बुढ़ापा में नंदोई जी घर से कैसे बाहर निकाल दिया। नहीं ना भाभी? दीदी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको यहाँ जहाँ भी रहना है ना आराम से रहिए। ठीक है भाभी। बुआ जी आइए, आपका रूम सब साफ कर दी हूँ। अरे बहू क्या हुआ बुआ जी, इतना मेरे लिए काम करने की क्या जरूरत है तुझे? कहीं तू भी बहू मेरी बहू जैसा ना हो जाओ। मेरी बहू तो ऐसी शुरुआत में बहुत लाड़ प्यार देती और बाद में क्या करती बहू मेरे साथ। अरे बुआ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये आपका मायका है, ऐसा भला मैं आपके साथ क्यों करूंगी? आइए बैठिए। अरे बहू मैं क्या करूं, मेरे पर जो बीती है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। कोई बात नहीं बुआ जी आप बैठिए, मैं जब तक खाना बना देती हूँ आपके लिए। वैसे बहू मेरे लिए कुछ ज्यादा मत बनाना, जो तूने घर में खाना सबके लिए बनाई होगी बहू ना, बस वही दे देना। बस साथ में उसके साथ मुझे गाढ़ी दाल देना, पतली दाल नहीं देना, और पापड़ दे देना, और साथ में वो दही वाले रायता। हाँ हाँ बुआ जी आप बैठिए, मैं अभी लेकर आई। लगता है बहू गई, दरवाजा लगा लेती हूँ। अब जरा थोड़ा अपने बेटे के पास तो फोन लगा लूं। हेलो बेटा, तुम्हारे मामा के घर में पहुंच गई हूँ। अच्छा बात है माँ, लेकिन किसी को पता तो नहीं ना चला? अरे नहीं नहीं बेटा, किसी को मैं पता नहीं लगने दी हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। चलो बहुत अच्छा माँ। और हाँ माँ, प्रॉपर्टी का कागज बनवाकर मैंने आपका बैग में रख दिया था। अब आपको मौका देकर मामा को किसी तरह से उस पेपर पर सिग्नेचर करवानी पड़ेगी। अरे माँ अगर एक बार मामा उस कागजों पर साइन कर देंगे ना, फिर तो हम तीनों उस घर पर राज करेंगे, राज माँ। और मामा मामी और उनके बच्चे और बहू सड़कों पर धूल चाटेंगे। ठीक है माँ, अभी मैं फोन रखता हूँ, बाद में फिर तुम्हें टाइम मिलेगा तो बात कर लेना। ठीक है बेटा, अब पता चलेगा मेरी भाभी को, मुझे आज भी वो दिन याद है। दीदी मुहूर्त का कार्ड पहुँच गया ना आपके पास? अरे नहीं भाभी, मेरे पास तो अभी कोई कार्ड नहीं आया है। अरे दीदी मैंने कार्ड तो अपनी आंखों के सामने ही पोस्ट करवा दिया है। कार्ड तो आज न कल पहुंच ही जाएगा। और वैसे भी दीदी देखिए, मैं आपको टोकने के लिए फोन नहीं की हूँ। आप तो जान रहे हैं ना दीदी कि इतने सारे काम है, काम तो पूरा घर में फैला हुआ है, इसलिए दीदी कार्ड हम लोग देने के लिए नहीं आ पाए, उसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ दीदी। लेकिन दीदी आप तैयारी कर लीजिएगा आने का यहाँ। और हाँ दीदी आपको एक सप्ताह पहले यहाँ पहुँचना है, सब तैयारियां यहाँ की आपको ही करवानी है दीदी। याद करके एक सप्ताह पहले आ जाइएगा, ये नहीं कि जिस दिन मुहूर्त हो उसी दिन आइएगा। इस बार तो मैं बिल्कुल नाराज हो जाऊंगी दीदी आपसे। ठीक है भाभी, मैं बताती हूँ आपको। देख रही हो ना सरला, तुम्हारे मायके से कार्ड आया है, बंगले का गृह प्रवेश करवा रही है तुम्हारी भाभी, और वो भी दिल्ली में। हाँ जी, वो तो सब मैं देख ही रही हूँ, वो बंगले पर बंगला बना रहे हैं, और यहाँ 2 कमरे का मकान में भी पेंट नहीं करवा सकती हूँ मैं। और वैसे भी अपनी अपनी किस्मत है, एक ही माँ बाप के औलाद होते हुए भी सबका अलग अलग किस्मत है जी। मेरा भाई राजा बन गए और मैं वहीं के वहीं बैठी रह गई। क्या सरला, तुम्हारा भी ना वही सोच रह गया हमेशा के लिए। ये सोचो ना, अचानक से तुम्हारे भाई के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? अरे कभी तो दिमाग लगाया करो ना। मैं कुछ समझी नहीं। बताओ जरा, तुम्हारे बाबूजी के मरते ही तुम्हारा भाई तो अचानक से बंगलो खड़ा कर दिया। इसका मतलब न सरला कि तुम्हारे बाबूजी करोड़ों का जायदाद छोड़ करके गए थे, उसी पैसों को ठिकाना लगाने के लिए तुम्हारा भाई इतना बड़ा बंगला दिल्ली में बना करके खड़ा कर दिया। फिर अपनी कमाई से बनाई होती ना तो बात कुछ और होती, लेकिन सरला बाबूजी की संपत्ति में तुम्हारा भी बराबर का अधिकार बनता है। बताओ जरा, तुम्हारे भाई ने हम लोग को जरा सा भी भनक तक नहीं लगने दी, सारा का सारा पैसा हजम करके बैठ गया तुम्हारा भाई। बताओ जरा, एक बार भी अपने बहन की याद नहीं आई? अरे आधा तो नहीं, कुछ तो कुछ तुम्हें तो तुम्हारे भाई को देना ही चाहिए था। कैसा है तुम्हारा भाई, सारा जायदाद पर कुंडली जमा कर बैठ गया, और तो उसको छिपाने के लिए बंगलो खड़ा कर दिया कि किसी को पता न चले कि पैसे कहाँ गए। अरे माँ, हमारी ये स्थिति देख करके ही मामा कुछ हमारा मदद कर देते तो क्या चला जाता उनका। मामा को तो जरा सा भी शर्म नहीं आई। बताओ जरा, अब हमारा दिल जलाने के लिए ये मुहूर्त का कार्ड हमारे यहाँ भेज दिया उन्होंने। अरे माँ, इसे कार्ड मत समझो, इसे तो बोला जाता है कि सामने से ही मुंह पर तमाचा मारना, वही तमाचा मार दिए हैं मामा। ठीक कर रहे हो तुम लोग, मैं तो जीवन भर अच्छा बनने का ढोंग करती रही भाभी के सामने। मुझे क्या पता था कि हिरन के खाल में एक नंबर की लोमड़ी निकलेगी मेरी भाभी। वैसे माँ, क्या सोच रही है तुम?
अपने मायके में वो मकान के मुहूर्त में जाओगी या नहीं जाओगी? अरे उनके मकान के मुहूर्त में जाए मेरी जुती, मैं नहीं जाने वाली उनके मकान के मुहूर्त में। अरे तुम्हारे जाने या ना जाने से ना उनका मकान तुम्हारे नाम होने वाला है और ना उनका मकान का मुहूर्त रुकने वाला है, इसलिए समझदारी से बात किया करो। तो आप चाहते क्या है कि मैं वहाँ जाकर के वो मकान बनाने की खुशियों में मैं भी शामिल हो जाऊँ? अरे माँ क्या आप भी, अरे हमारी बात को तुम समझती नहीं हो। रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ। आपको उस बंगले में जाना तो जरूर है, लेकिन मकान के मुहूर्त में शामिल होने के लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए। हमारा बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है सरला, जैसे हमारा बेटा बोलता है वैसा वैसा करो तुम। दीदी को तो मैंने बोला था कि गृह प्रवेश से एक सप्ताह पहले आ जाइएगा, लेकिन इतने दिन निकल गए। अब गृह प्रवेश में बस 2 ही दिन बाकी है, अभी तक मेरी ननद आई नहीं है। क्या हुआ है उनके यहाँ? ऐसे तो था नहीं, जब भी मैं बोलती थी इन्हें तो ये आ जाती थी। कार्ड भी पहुंच ही गया होगा, और कार्ड जाने से पहले तो मैंने फोन भी कर दिया था अपनी ननद को। क्या हो गया है? एक बार मुझे बात करनी ही चाहिए, एक बार बात करके देख लेती हूँ। अरे दीदी कहाँ है आप? आपको मैंने बोला था ना कि एक सप्ताह पहले आना है आपको यहाँ गृह प्रवेश में। एक सप्ताह निकलने वाला है दीदी, बस 2 दिन ही बाकी है। बताइए जरा, कब से मैं आपको इंतजार कर रही हूँ, अभी तक आप आए क्यों नहीं है? अच्छा दीदी ऐसा करती हूँ, मैं आपके भैया को भेजूं या आपका भतीजा को भेजूं आपको लाने के लिए? भाभी मैं आपको क्या बताऊं, मेरी जिंदगी की सारी मेहनत बेकार हो गई। मैंने अपनी सारी जिंदगी कितनी पड़तालना से काटी हूँ जो मैं ही जानती हूँ। ये क्या बोल रहे हैं दीदी आप? मैं सही बोल रही हूँ भाभी, आप लोग को कभी दुख तकलीफ ना हो इसलिए मैंने कभी आप लोग को अपने घर के बारे में कुछ बताया ही नहीं। हमेशा यही सोची सच्चाई पता चलेगी ना लड़की तो मुझे ही होना पड़ेगा। और वैसे भी भाभी दुख बताने से कम थोड़ी ना हो जाते, बल्कि जगह सही होती है भाभी। अरे दीदी ये क्या बोले जा रहे हैं आप? आपने तो कभी नहीं बोले थे ये सब बात। तो क्या करती भाभी, घर के बारे में बोल करके और आप लोग को दुखी करती। भाभी मैं भी फोन रख रही हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। ये दीदी क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। इन्हें बताऊं या नहीं? ये मैं अपने बेटा को बताऊं? नहीं नहीं, अभी जब तक मैं पूरी सच्चाई अच्छे से नहीं जान जाती तब तक मैं इन लोगों को नहीं बता सकती। मैं जानती हूँ अपनी भाभी को कि कैसे मोड़ा जाता है। मैं तो उन्हें अपनी तरफ मोड़ ली, अब देखती हूँ कि वो करती क्या है। फिर उसके बाद फिर 2 दिन बाद फिर से फोन करूंगी, उसके बाद तो भाभी मुझे अपने घर बुला ही लेगी। वाह माँ, तू भी चालबाज होते जा रही है हम लोग के साथ रह कर। अरे बेटा मैं चालबाज तो शुरू से ही थी, लेकिन मेरे माँ बाबूजी ना बहुत सीधा थे। सब कुछ बेटे के नाम करना है, सब कुछ बेटे के नाम करना है। 1 रुपया नहीं दी थी मेरी माँ ने। और ये मेरा भाई सीधा साधा, जैसे बोल दो वैसे मान लेते हैं। साथ में उनकी पत्नी बिल्कुल वैसा ही है। आई हूँ तो ये बंगलों को तो हथिया करके ही रहूंगी। देखिए जी, मान रही हूँ कि दीदी की किस्मत खराब निकली, लेकिन अब मैं उनके साथ कुछ भी पूरा नहीं होने दूंगी। मेरा वादा है अपने आप से जी कि अब मैं दीदी की सारी खुशियाँ उनके चरणों में ला करके रख दूंगी। किसने बोला कि बेटियों का घर नहीं होते? ससुराल अपना घर हो या ना हो, लेकिन मायका बेटियों का असली घर होता है। ठीक है लता, तुम्हें जैसा अच्छा लगता है वैसा करो। मैं भी नहीं जान रहा था कि मेरी बहन के साथ उसके ससुराल में इतने अत्याचार होते थे। कभी वो बताई ही नहीं मेरे से, ना बाबूजी से बताई ना माँ से बताई, तो मैं कैसे जानता? अब मुझे तुमसे पता चल रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ लता। हाँ जी, मैं सोच रही हूँ ना कि कल मकान का मुहूर्त है ना, तो आज शाम तक दीदी को बाजार ले जा करके उनका मनपसंद शॉपिंग करवा दूंगी, क्योंकि वो अपने घर से आई है तो कुछ ढंग के कपड़े भी नहीं लेकर आई हैं। हाँ लता, करवा देना। वो भाभी आप मुझे बुला रहे थे? अरे दीदी आप तो जानते हैं ना कि कल मकान का मुहूर्त है। आप तो जानते हैं कि आपका मायका में समारोह कैसा होता है, दूर दूर का सब लोग यहाँ आएंगे। आप ऐसे अचानक आ गए हैं अपना मायके, कुछ खास कपड़े तो लेकर के नहीं आई होंगी। मैं सोच रही थी कि आप बहू के साथ अपना पसंद का सामान खरीद लेती। भाभी बाजार? नहीं भाभी मुझे कुछ नहीं खरीदना। अरे क्यों दीदी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सच बताऊं ना भाभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। अरे दीदी कैसी बातें कर रहे हैं? अभी आप अपने घर में हैं, भूलिए मत, ये आपका मायका है, अपना घर है दीदी। इसी घर में आपने जन्म लिया था। नहीं भाभी वो सब बात नहीं है। अच्छा दीदी जरा एक बात बताइए मुझे, जब आपको माँ जी और बाबूजी कुछ सामान देते थे तो क्या आपसे पैसे लेते थे? नहीं ना, तो फिर आप पैसे का बात बीच में क्यों लाए? दीदी आपके पैसों की जरूरत नहीं है, बस इस घर में आपका मुस्कान की जरूरत है। जो मेरी ननद रानी के मुंह से हट गया है वो मुस्कान मुझे लौटानी है। अच्छा दीदी आप जल्दी से तैयार हो जाइए, जाइए बहू के साथ बाजार जा करके अपने लिए कुछ अच्छा शॉपिंग करके आ जाइए। ठीक है भाभी, अगर आप इतना बोल रहे हैं तो मैं आज तक आपकी बात कभी टाली हूँ जो आज टालूंगी। ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी। अरे बहू इधर आना। हाँ माँ जी। तुम्हें बाजार जा करके अपने लिए कुछ खरीदना था ना? हाँ माँ जी। तो जा बुआ जी के साथ जा, बुआ जी को भी जो जो पसंद होगा सामान वो खरीद देना। पर माँ जी आप भी साथ में जाने वाली थी ना? अरे नहीं बहू, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। हाँ मेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आना। जी माँ जी, अभी मैं तैयार होकर आई। बुआ जी उठिए, तैयार हो जाइए। अरे बहू मुझे जैसी बुढ़िया को क्या तैयार होना, चल मैं ऐसी बैठी हूँ इसी तरह चल दूंगी। अरे दीदी आपसे बूढ़ी तो मैं हो गई हूँ, आज भी मैं बाजार जाती हूँ ना तो तैयार होकर के ही जाती हूँ। जाइए तैयार हो लीजिए। ठीक है भाभी, आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं भी तैयार होकर आती हूँ। ये हुई ना मेरी ननद वाली बात। चलिए चलिए बुआ जी जल्दी तैयार हो जाइए, फिर शाम तक आकर के खाना भी तो बनाना है ना। ठीक है बहू चलो। मुझे मेरी ननद के चेहरे पर किसी तरह से मुस्कान लौटानी है, बहुत बेचारी ने तकलीफ झेली। माँ जी क्या हुआ बहू? बुआ जी तो बाजार में जा करके अपने लिए 8-8 10-10 हजार की साड़ियाँ ली हैं और सोने का मंगलसूत्र, सोने का चैन, बहुत कुछ लिया माँ जी।
अरे बहू तो जाने दो ना, तुम्हारी बुआ खुश है ना लेकर, इसीलिए मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और वैसे भी बहू, घर में बहू बेटिया खुश हो ना तो घर वैसे ही चमकते रहता है। तू अपने पसंद का सब सामान ली ना। जी माँ जी। ठीक है, जाओ जल्दी जल्दी बुआ जी से पूछ करके उनका पसंद का खाना बना देना। ठीक है माँ जी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, बुआ जी तो इतना खुश रहती हैं और ये माँ जी हमेशा क्यों बुआ जी को लेकर के परेशान रहती हैं। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अरे बहू, हाँ माँ जी। ये अभी तक तैयार नहीं हुई है, चलो जल्दी जल्दी चलना वहाँ। हाँ माँ जी, जा रही हूँ। ऐसे बहू तुम्हारी बुआ जी। माँ जी वो तो कब तक चले गए। अच्छा, अच्छी बात है बहू, जाओ तू भी जल्दी तैयार हो जा। जी माँ जी। अरे दीदी, हाँ क्या हुआ पुष्पा? आपकी साड़ी तो आपकी ननद के सामने फीकी लग रही है। आपने ये सस्ती सी साड़ी क्यों पहन रखी है। अरे पुष्पा, ननद रानी है हमारी, तुम्हें पता नहीं है, पूरे 8,000 की साड़ी पहन रखी है उन्होंने। मेरी बहू ने खुद दिलवा करके कल लाई है। और वैसे भी मायके के फंक्शन में ना बहू बेटियों का चमकना बहुत ही अच्छा होता है। और वैसे भी पुष्पा, घर में इतने काम है और तुम जानती हो ना कि भारी साड़ियाँ मेरे से थोड़ी ना संभलती है, इसलिए रेगुलर में पहनती हूँ वैसा ही पहनी हूँ। लेकिन जो भी कहिए दीदी, आपकी ननद तो पूरी चमक ही रही है। गले में मंगलसूत्र इतना सोना का चमक रहा लग रहा है कि कर ही ली है। और ये देखो तो हाथ में चूड़ी भी एक सोने का डाल रखी है। इतना तो मैं इसे कभी गहने से लदी हुई नहीं देखी थी। अरे पुष्पा, मेरी बहू ने सब दिलवाई है कल बाजार जाकर। क्या? हाँ तो और क्या। वैसे पुष्पा तुम देखो, जब तक मेरी बहुत काम बाकी है मैं काम देख लेती हूँ। हाँ हाँ। अरे पुष्पा, क्या हुआ तुझे? अरे कमला, तुमने देखी नहीं ये लता दीदी को खुद तो नॉर्मल साड़ी पहन रखी है और अपनी ननद को 8,000 की साड़ी दिलवाई है, सोने की चूड़ियां और ये गला में सोने का मंगलसूत्र, वो भी सोने की। क्या? अरे हाँ ना, मैं तो अपने फंक्शन में खुद से अच्छी ड्रेस या साड़ी किसी को न दिलवाऊं, और गलती से भी मेरे घर में मेरे से भी कोई अच्छा पहन लेना, मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। पता नहीं ये किस मिट्टी की बनी हुई है लता दीदी। अरे हाँ ना पुष्पा, मैं भी तो वही देख रही हूँ, कैसी इसकी ननद है, चमक चमक करके चल रही है। और देखो घमंड तो इतना है कि पूछो मत। और क्या? अरे आप लोग उधर क्यों हो, इधर आओ ना। चलो चलो, लता बुला रही है। दीदी, हाँ भाभी। आपको ये रूम तो पसंद आ रहा है ना? देखिए दीदी, आपको ये रूम पसंद नहीं आ रहा ना तो आप किसी और रूम में रह सकती हैं। जहाँ आपको पसंद है ना वहाँ आप रहिए। और मैं अपना बेटा को बुलाती हूँ, वो बहुत अच्छे से पैरों में मालिश करता है। थकान हो गई होगी ना आपको। अरे नहीं नहीं भाभी, मैंने कहाँ कोई काम किया है, मुझे तो अपने कामों में हाथ भी नहीं लगाने दिया। आप अपने बेटे को बोलिए आपके पैरों में मालिश कर दे, आप बहुत थक गई हैं। नहीं तो बहू को बोलिए, बहू कर देगी मालिश आपके पैरों में। अरे मैं ठीक हूँ दीदी। अरे बहू इधर आना। हाँ माँ जी। देखो बहू, तुम्हें ना एक काम सौंप रही हूँ, तुम्हें बुआ जी के सोने से पहले रोज उनके पैरों में मालिश करनी है। कर दोगी ना बहू? ठीक है माँ जी, मैं कर दूंगी। अच्छा दीदी, बाजार से ना 2-4 दिन में अपने लिए कोई और कपड़ा भी ले लीजिएगा। वैसे भी घर के लिए भी तो आपको कपड़े चाहिए ना। अब मैं थक गई हूँ दीदी, अब जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। अगर आपको कुछ भी चाहिए ना तो बहू से बोल दीजिएगा। हाँ हाँ भाभी, आप आराम से जाइए, आराम कीजिए। बुआ जी बैठिए, मैं अभी आपका पैर की मालिश कर देती हूँ। ठीक है बहू, जब इतना बोल रही है मैं मालिश करवा ही लेती हूँ पैर को। ठीक है बुआ जी, आप बैठिए जब तक मैं तेल गरम करके लाती हूँ। ठीक है बहू। मायके में तो अच्छा खासा खातिरदारी होती है मेरी। हाँ बेटा बोलना। अरे माँ, सब लोग सो गए हैं क्या? हाँ बेटा, लगभग सब सो ही गए हैं। अभी बहू मेरी पैर की मालिश की, वैसे भी वो थकी हुई थी, मैं ही भेज दी कि जाओ बहू थकी हुई होगी, जाओ सो जाओ अपने कमरे में। अच्छा माँ, तो कोशिश करो ना। अरे बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या और कैसे करूं। अरे माँ, जाकर के मामा जी से प्रॉपर्टी के कागज पर चुपके से साइन करवा लो ना। थोड़ी चालाकी तो तुझे करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना शराफत से काम चलेगा। अरे बेटा, वैसे ना मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी ना हमेशा मेरे आसपास ही मंडराती रहती हैं, और खास करके उनकी बहू। पता नहीं बेटा मेरे से हो पाएगा या नहीं। अरे माँ, किसी बातें कर रही है? इतना डरपोक बनकर रहेगी तो कैसे चलेगा? अरे हमारी जिंदगी के बारे में सोचो ना माँ। बताओ, तुम्हारे मायके में तो सब खुशी खुशी रह रहे हैं और हम लोग को हालत देखो माँ। अच्छा बेटा ठीक है, मैं करने की कोशिश करूंगी। भैया, हाँ सरला बोलो। मैं बैंक में एक अकाउंट खुलवा रही हूँ, आप मेरी गारंटर बनकर साइन कर देंगे ना? हाँ क्यों नहीं सरला, कर दूंगा ना। तू ऐसा करो, मेरा चश्मा रखा हुआ है देखो टेबल पर, वहां से मेरा चश्मा लिया। ठीक है भैया, मैं अभी लाई। क्या हुआ सरला? भैया देखिए ना, मेरे हाथ से ना आपका चश्मा गिर गया। सॉरी भैया, चश्मा तो टूट गया। अरे सरला, बिना चश्मा का तो मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं, तो साइन कैसे करूंगा? अरे भैया मैं बताती हूँ ना, आप चुपचाप से साइन करते जाइए। ठीक है, लाओ कागज तू। अभी लाई भैया। ये लीजिए भैया, बस इस पर ही साइन करनी है आपको। ठीक है, मैं कर देता हूँ, पेन लेकर आओ। जी भैया, अभी लाई। चलो, भैया ने तो साइन कर दिया, कैसे बिना पढ़े भैया ने साइन कर दिया। मैं तो बहुत खुश हूँ। अब मुझे 14 दिन तक ये दुखी आत्मा वाला नाटक नहीं करना होगा। सच में हर समय दुखड़ा रोते रहना ये थोड़ी ना आसान काम है। मैं तो पक्की गई हूँ ये ड्रामा कर कर कर। ऐसा करती हूँ, मेरा बेटा बोला था वो कागज का फोटो खींच करके व्हाट्सएप पर भेज देने के लिए। मैं जल्दी से अपने बेटे के पास वो कागज का फोटो भेज देती हूँ। अरे सरला, हाँ भैया। बहन तुम्हारे हाथ का ना खिचड़ी खाने का बहुत मन हो रहा है, थोड़ा अपने हाथों से खिचड़ी बना दो ना, जैसे बचपन में बना कर खिलाया करती थी। मैं भैया, बहू बनाती है ना, मेरे से भी अच्छा खिचड़ी बनाती है। अरे नहीं नहीं सरला, तुम्हारे हाथ का खिचड़ी का अलग ही बात है। मैं तो तुम्हारे हाथ का ही बना हुआ खाऊंगा, क्योंकि बहू का तो हाथ का हमेशा खिचड़ी खाते रहता हूँ। अच्छा ठीक है भैया, मैं बना देती हूँ। अरे क्या हुआ जी, फोन क्यों किए थे? अरे सरला, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या गलती हो गई जी? अरे सरला, हमने तो वो तुम्हारे भाई से साइन करवा लिया कागज पर,
लेकिन मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि वो बंगला तुम्हारी भाभी के नाम पर है, तुम्हारा भाई का नहीं, तुम्हारी भाभी के नाम से रजिस्टर है। तुम्हारे भाई का तो साइन किए हुए वो कागजातों पर तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सरला, तुम्हें ना फिर से एक बार रिस्क लेना होगा, अपनी भाभी से इस बार उस कागज पर साइन करवानी होगी। देखो सरला, तुम कल रात को ना सबके सोने के बाद बाहर गार्डन तक आना, मैं प्रॉपर्टी का नया कागज तुझे मैं दे दूंगा। अरे क्या बोल रहे हैं, मैंने कितनी मुश्किल से भैया से उस कागज पर साइन करवाई थी और आप हैं जो सब गुड़ गोबर कर दिए। अरे ऐसा हो जाता है, तुमसे गलती नहीं होती है क्या? अच्छा ठीक है, सबके सोने के बाद आप गार्डन के गेट से मुझे वो चुपचाप से कागज दे दीजिएगा, फिर मैं वो काम देखती हूँ कैसे करना है। ठीक है सरला। हाय राम, लगता है मेरी कमर की हड्डी टूट गई, मुझसे तो अब हिला ही नहीं जा रहा है। अरे दीदी आप कैसे गिर गए? अरे जल्दी बाहर आइए, देखिए आपकी बहन गिर गई है। अरे बहू बेटा कहाँ है? जल्दी बाहर आओ। दीदी परेशान मत होइए, अभी हम लोग आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। अरे दीदी इतनी रात को आप गार्डन में क्या कर रही थी? अरे भाभी, पेट में गैस हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा टहल लो, पर देखिए पैर फिसल गया और मैं गिर पड़ी। बताइए बुआ जी, डॉक्टर ने अभी आपके पैरों में प्लास्टर चढ़ाया है और पता है 40 दिन के लिए बेड रेस्ट दे दिया डॉक्टर ने। अरे बहू, मेरी तो कमर में चोट लगी थी, पैर कहाँ से टूट गया? अरे बुआ जी, आपके पैर में तो ज्यादा चोट लगा है और कमर में फ्रैक्चर हो गया है, तो इसीलिए कमर और पैर से हिलना आपको बिल्कुल बंद हो गया है। ये भगवान, मेरा प्लान फेल हो गया। बताइए दीदी कैसे अचानक आप गिर कर अपना पैर तोड़ लिए? कितना दर्द हो रहा होगा। दीदी हमारे घर आकर के आपको इतनी चोट लग गई, मेरी ही गलती है दीदी, मुझे बताना चाहिए था आपको पहले ही कि गार्डन तरफ मत जाइएगा। थोड़ा गमले में पानी डाली हूँ तो गार्डन में आ गया है, शायद उसी के कारण फिसल कर आप गिर गई। अगर आपको पता होता ना दीदी तो आप गार्डन में जाती ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, लेकिन इसका प्रायश्चित मैं करूंगी। आपकी जितनी भी सेवा है ना मैं करूंगी, आपको जरा सा भी कोई दर्द का एहसास नहीं होने दूंगी। नहलाना, उठाना, खिलाना सब चीज मैं करूंगी दीदी। माँ जी को तो इतना बुआ जी में प्रेम है ना कि मैं देख देख करके थक गई हूँ। और इतना भला अपनी ननद से प्रेम कौन करता है जितना कि मेरी सास करती है। एक बच्चे के जैसा देखभाल करती है। जब से आई है बुआ जी तब से कभी ये कभी वो, कभी ऐसे बहू कर दो कभी वैसे, अपने तो करते ही हैं, साथ में मुझे भी काम करने के लिए आगे बढ़ा देते हैं। जब से मैं गिरी हूँ तब से भाभी एक पैर पर खड़ा होकर के सारा काम मेरी कर रही है। इस बुढ़ापा में भी बहू को नहीं करने दे रही है, लेकिन खुद करते रहती है मेरी सेवा। खुद का शरीर में इतना दर्द रहता है, अपना दर्द का परवाह नहीं करती है भाभी, मेरे में ही लगी रहती है। अरे दीदी उठ गए आप? अब आपको कैसा लग रहा है दीदी? पहले से अच्छी हूँ भाभी। दीदी हमने आपके लिए कुछ सोचा है। दीदी वैसे तो आप हमारे साथ है, जीवन भर साथ रहेंगी, लेकिन दीदी फिर भी आपके मन के तसल्ली के लिए आपके भैया ने एक छोटा सा प्लॉट आपके नाम पर खरीदा है, जिससे आपको कभी ये न लगे कि आपके सर पर छत नहीं है। दीदी वो आपकी जमीन है, आप उस पर जो चाहे वो आप कीजिए। इतनी नीच हूँ मैं, जिस भाई भाभी का घर हथियाने चली थी उन्होंने अपना सब कुछ सौंप दिया और मैं धोखा देने के बजाय भैया से आधा हिस्सा सामने से मांग लिया होता तो खुशी खुशी मुझे दे देते। भाभी के सच्चे प्यार को हमने ढोंग समझा, जबकि मैल तो मेरे मन में रहा। भाभी ने तो मेरे दिल से इज्जत की, इतना प्यार दी। भाभी अपनी शादीशुदा बेटी से इतना प्यार ना करे। शायद भगवान ने मेरी कमर और पैर इसलिए तोड़वाया था कि मैं सब सच देख सकूं और सही फैसला ले सकूं। क्या हुआ दीदी, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं नहीं भाभी, मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। पर क्यों दीदी? भाभी, आपने मुझे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके सामने ये जगह जमीन तो कुछ है ही नहीं है। मुझे आज समझ में आ गया भाभी कि अच्छे संबंध धन दौलत से कहीं बड़े होते हैं। अब उसके अलावा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे क्या बोल रही है सरला, मैं अपना मन से वो प्लॉट तुम्हें दे रहा हूँ खरीद कर, तुम्हें वो लेने में क्या दिक्कत हो रही है? हाँ जी, मैं भी दीदी को समझा रही हूँ, लेकिन दीदी समझ ही नहीं रही है। आप भी समझाइए जाकर दीदी को। सरला ऐसे मत बोल बहन, इतना मैं अपना बेटा के लिए किया है तो क्या मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं करूंगा? भैया भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे पगली ऐसे क्यों बोल रही है? भैया भाभी, मैं आप लोग के साथ बहुत छल कर रही थी, लेकिन भगवान ने मुझे मेरी सजा दे दी है। क्या अच्छा सरला? हाँ दीदी, अपने से क्या छल कर दिया? भैया भाभी, जिस दिन मैं गिरी थी ना, उस दिन मुझे कोई गैस वैस नहीं हुई थी। ये बंगला जो बना है इसको मैं अपने नाम पर करवाना चाहती थी, इसलिए मेरे पति इस घर का कागज बनाकर लाए थे। वो कागज लेने जा रही थी, वैसे मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई। मैं तो इस घर को हथियाने आई थी भैया, और देखिए भगवान ने मुझे सजा दे दी। लेकिन ये भाभी ने मुझे पूरे 40 दिन तक एक पैर पर खड़ी होकर के पूरा सेवा किया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने भाई और भाभी के साथ क्या गलत करने जा रही थी। हो सके तो भाभी और भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किस्मत वालों को ऐसी भाभी और भाई मिलता है। मैं तो बहुत किस्मत वाली थी, लेकिन मैंने आप लोग के साथ बहुत गलत करना चाहा। माफ कर दीजिए भैया और भाभी। अरे नहीं नहीं दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, यही हमारे लिए काफी है। माफी मत मांगिए। पता है सरला, तुम्हारी भाभी तुम्हें हमेशा अपनी बेटी और अपनी बहन के जैसी मानी। पता है, दूसरों के लिए मन में रखी गई जलन और धोखे की भावना अंत में हमें चोट ही पहुंचाती है। जब विपत्ति के समय ही वही व्यक्ति निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करे ना, तो पत्थर जैसा दिल भी पिघल जाता है।
सच्ची में भैया, सच्ची सेवा, प्रेम और करुणा में इतनी शक्ति होती है कि दुश्मनों को भी अपनापन बना देती है। मुझे सब पता चल गया था सरला, इतना भी अपने भाई को बेवकूफ मत समझो। इसलिए मैंने छोड़ दिया था लता को तुम्हारे पीछे कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि भलाई से देना चाहिए, क्योंकि भलाई ही सच्चा हृदय परिवर्तन लाती है। जो व्यक्ति लालच और ईर्ष्या में अंधा होकर दूसरों को नुकसान करता है ना, वो सबसे पहले ही अपने कर्मों के जाल में फंसता है। इसलिए सरला, रिश्तों को तोड़ने वाली चालाकी नहीं बल्कि रिश्तों को जोड़ने वाली करुणा ही जीवन को सुंदर बनाती है। देखो सरला, वो प्लॉट तुम्हारे नाम पर मैं लिया हूँ, उसे लेने से मना मत करो। वो ले लो, ताकि तुम्हारे परिवार को मन में कभी ऐसा मलाल ना हो कि मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं अपनी तरफ से। भैया आप कितना शर्मिंदा कीजिएगा, मैं पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए भैया।